हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखते हैं मच्छर से फैलने वाली बीमारियों के बारे में। मॉस्किटो बोर्न डिजीज। ठीक है। तो मच्छर से काटने से मनुष्य में अनेक प्रकार के संक्रामक रोग फैलते हैं। ये रोग मुख्यतः परजीवी, पैरासाइट, वायरस या अन्य रोगजनकों के कारण होते हैं। प्रमुख मच्छर जनित रोग में मलेरिया, मच्छर के द्वारा जो बीमारी होती है उसमें मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी इंसेफेलाइटिस है, फाइलेरिया है, जीका वायरस है, रोग येलो फीवर, वेस्ट नाइल फीवर शामिल है। ये जो मेनली मुख्यतः जो 8 तरह का बीमारी है जो मच्छर के काटने के द्वारा फैलती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के मॉस्किटो मच्छर का इमेज है जो डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। इसमें है आपका एनोफ्लीज मॉस्किटो, एडीज क्यूलेक्स, मानसोनिया, हेलिकोवेरा वेरपा, एडीज अल्बोफिटस। ये आपके डिफरेंट टाइप के मॉस्किटो के इमेज हैं। आप लोग देख के पहचान लीजिए, ये अलग अलग तरह के बीमारी फैलाते हैं। उसके बाद हम आज शुरू करते हैं फिर मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है और संक्रमित फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो द्वारा फैलाया जाता है। जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है उसी के द्वारा मलेरिया फैलता है। जब भी किसी पेशेंट जिसको मलेरिया पहले से हुआ है उसको अगर मच्छर काटता है, उसके बाद किसी हेल्थी नॉर्मल इंसान को मच्छर काटता है तो मलेरिया उसे भी हो जाता है। इसका सिम्टम क्या है? बुखार आना, ठंड लगना, कपकपी, सिर दर्द, कमजोरी, पसीना आना। ठीक है, ये इसका लक्षण है। बुखार, ठंडा लगेगा रात शाम के टाइम में, सिर दर्द होगा, कमजोरी और पसीना आएगा। अगर ये सीवियर और ख़तरनाक हो गया है तो उस समय कन्फ्यूजन होगा पेशेंट को, झटका, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए जब भी मलेरिया आपको लगता है कि मलेरिया का सिम्टम है तो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद है डेंगू। डेंगू भी एक तरह का बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इस केस में हमारा जो प्लेटलेट है वो बहुत डाउन होने लगता है, हमें ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ये डेंगू वायरस के थ्रू होता है। मलेरिया पैरासाइट्स होता था। इसमें एडीज इजिप्टी मॉस्किटो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से ये फैलता है। ठीक है। और इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार होगा, बहुत तेज से सर में दर्द होगा, आँखों के पीछे वाले हिस्से में भी दर्द होगा, मसल जॉइंट पेन होगा मसल्स में, और जो हमारा जोड़ों में दर्द होगा तेज़ी से, उल्टी जैसा फील होगा, स्किन पे रैशेस, दाने आ जाएंगे। ठीक है। और सीवियर डेंगू में जब डेंगू खतरनाक हो जाता है उसमें पेट में दर्द होगा, उल्टी बार बार होगी और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये हमारे डेंगू के लक्षण हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से फैलता है। ये चिकनगुनिया ये भी वायरस के थ्रू होता है। इसमें एडीज इजिप्टी, एडीज अल्बोपिक्टस दो मच्छर फैलाते हैं इसको। एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, ये दो मेन मच्छर हैं जो चिकनगुनिया को फैलाते हैं। इसका सिम्टम क्या है? चिकनगुनिया में अचानक से बुखार आएगा, बहुत तेज जॉइंट पेन होगा, हमारे जोड़े बहुत तेज से दर्द करेंगे, शरीर में पूरे दर्द होगा, हेडेक होगा, उसके बाद स्किन पर रैशेस आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा कमजोरी पे होगा।
और जो जोड़ों में दर्द और लंबे समय तक बना रहेगा। ठीक है, ये हमारे चिकनगुनिया के सिम्टम्स है। उसके बाद है जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये हमारे जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से होता है। ठीक है, इसमें जो मेन मच्छर होता है वेक्टर कूलेक्स। ये वेक्टर कूलेक्स के नाम से जो मच्छर है, कूलेक्स वाला, ये इसको फैलाता है। और इसका जो जापानी इंसेफेलाइटिस का जो मेन सिम्टम है आपका बुखार है, सिर दर्द है, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, सीवियर केस में नाक जाम हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, झटके आ सकते हैं, मिर्गी जैसा दौरा पड़ सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। मतलब आदमी जिसको भी होगा वो कन्फ्यूज रहेगा। ठीक है, और हो सकता है कि वो कोमा में भी पहुंच जाए। उसके बाद देखते हैं हम लोग लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। ठीक है, एक तरह का ये भी बीमारी है। ये भी किससे होता है, वाउचोरिया ब्रिंकेप्टाई और ब्रूगिया मेलाइई, ये मॉस्किटो स्पीसीज हैं जो इसको फैलाते हैं। इसमें फाइलेरियल निमेटोड वार्म है। ये देखो अभी तक जो हम देखे हैं वो किससे हो रहे थे, पैरासाइट से और वायरस से। ये भी एक तरह का पैरासाइट है, वार्म है, जो हमारे लिम्फ नोड में जाके बैठ जाता है और लिम्फ नोड को ब्लॉक करता है। इसके क्या क्या सिम्टम हैं देखते हैं। इसका जो मुख्य सिम्टम है, शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं आता, बाद में लिम्फोडीमा, जो हमारा लिम्फ नोड है, जो टॉन्सिल हम बोलते हैं, उसमें सूजन आने लगेगा, हाथ पैर में सूजन आएगा, हमारे जितने भी जेनाइटल प्राइवेट पार्ट हैं, स्कॉटम है, उसमें स्वेलिंग आएगी। क्रोनिक अवस्था में इंसेफ्लाइटिस हो जाती है, जो हाथी पाँव भी बोलते हैं हम लोग उसको, हाथी पाँव। उसके बाद दूसरा है जीका वायरस। जीका वायरस में क्या होता है, इसमें भी जीका वायरस के कारण होता है, जो मुख्यतः एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें भी एडीज मच्छर का रोल होता है जो जीका वायरस को फैलाता है। इसका सिम्टम क्या है, हल्का बुखार आएगा, हमारे इस त्वचा पे दाने होंगे, स्किन पे दाने होंगे, आंखें लाल रहेगी, जो सफ़ेद वाला पार्ट है वो लाल हो जाएगा, जोड़ों में दर्द बना रहेगा। ठीक है, सर दर्द होगा। अगर प्रेगनेंसी के समय ये फाइलेरिया वाला अगर इन्फेक्शन होता है तो बच्चों में ज़िंदगी भर के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद है येलो फीवर। येलो फीवर भी एक तरह का मच्छर द्वारा फैलाने जाने वाला बीमारी है। इसमें येलो फीवर वायरस के कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है, येलो फीवर वायरस के कारण होता है, ये भी मच्छरों द्वारा फैलता है। इसका जो सिम्टम है, अचानक से बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जी मचलाना और उल्टी होना। और गंभीर अवस्था में क्या हो सकता है, गंभीर अवस्था में पीलिया हो जाएगा, गंभीर अवस्था में पीलिया, रक्त ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, नाक से, दांत से, और जो हमारा लीवर और किडनी है वो अच्छा से काम नहीं करेंगे। हो सकता है शॉक भी लग जाए, अचानक से शॉक बोलते हैं वो भी हो सकता है। बीपी डाउन हो सकता है, या कोई ऑर्गन खराब हो सकता है। उस केस में आदमी का डेथ भी हो सकता है। उसके बाद जो लास्ट है और 8वां है इम्पॉर्टेंट, वेस्ट नाइल फीवर। वेस्ट नाइल फीवर के कारण, ये भी वायरस के कारण होने वाला मच्छर जनित वायरल रोग है। इसका प्रमुख जो मच्छर है वो वेक्टर कूलेक्स मच्छर है। जो वेक्टर कूलेट प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उसके द्वारा ये फैलता है। इसका जो मुख्य सिम्टम है बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द। उसके बाद है कमजोरी हो गया, त्वचा पे दाने, गंभीर मामलों में मेनिंजाइटिस, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा, इंसेफेलाइटिस
भ्रम और दौरे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मच्छर कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं। पुराने टायर अगर फेंके गए हैं बारिश के मौसम में, अगर पुराने टायर में पानी इकट्ठा हो जाएगा लंबे समय तक, तो मच्छर वहाँ पे अपना पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकते हैं। कोई मिट्टी का बर्तन है पड़ा हुआ है, उसमें पानी रुका हुआ है काफ़ी दिनों से, तो उसमें मच्छर अपना ग्रो कर सकते हैं। पानी की टंकी, अगर खुली पानी की टंकी है, पानी का यूज नहीं होता है, अगर उसमें पानी रुका हुआ है तो उसमें मच्छर अपना ग्रो करेंगे। चाहे गमले में के ट्री में जो पानी हम रखते हैं छोड़ के भूल जाते हैं, तो मच्छर अपना उसमें भी ग्रो करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो छत की नाली होती है, अगर वहाँ पे पानी रुका हुआ है, चाहे कुआं हुआ, चाहे फेंके हुए बर्तन कचड़ा हुआ, बरसात का पानी जहाँ जमा हुआ है, फ्रिज चाहे कूलर हो गया, प्लास्टिक का कोई कंटेनर हो गया, पेड़ पौधे पर अगर कहीं पानी रुका हुआ है, नारियल का जो खोल होता है, मतलब जहाँ पे भी पानी अगर रुका रहेगा 10-15 दिन से ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे मच्छर अपने पानी में ही अंडा देते हैं। और मच्छर पानी में ही अंडा देते हैं, उसके बाद कुछ दिन के बाद उस अंडे से लार्वा निकलता है और मच्छर वहाँ से अपना, जब वो बढ़ जाते हैं उसके बाद वहाँ से निकल के फिर वो बीमारियाँ फैलाना शुरू करते हैं। इसीलिए कहीं भी पानी रुका हो तो पानी रुके नहीं देना चाहिए, हमेशा पानी बहते रहना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी बर्तन कंटेनर में पानी रुका हुआ है तो उसको आप वहाँ से फेंक दीजिए, या तो उसमें सरफ डालिए, या तो कुछ मछलियाँ आती हैं जो तालाबों में छोड़ने के लिए, गम्बूसिया नाम के फिश आती है जो मच्छर के लार्वा को खा जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमें कहीं भी पानी रुकने नहीं देना है, पानी हमेशा साफ करते रहना है। फिर देखते हैं इसके सामान्य रोकथाम, हम इसको मच्छर को, बीमारी को फैलने से रोक कैसे सकते हैं। हमें मच्छरदानी का रोज़ यूज करना चाहिए। मच्छर भगाने वाला तरीका अपना, जैसे कि अगरबत्ती सुलगा देंगे, मोर्टीन लगा देंगे, जिससे मच्छर वहाँ से भाग जाएंगे। फिर पूरे शरीर को ढक के सोना चाहिए और कपड़े पूरा पहनना चाहिए ताकि मच्छर हमें काट ना पाए। घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना है। अभी हम आपको बताएं कि पानी अगर जमा होगा तो मच्छर वहाँ पे ग्रो करेंगे और फिर बीमारी फैलाएंगे। उसके पानी की टंकियों, कंटेनरों का ढक्कन को बंद करके रखना। जो भी पानी का टंकी हम लोग यूज करते हैं उसमें हमेशा ढक्कन लगे रहना चाहिए। पुराने टायर, डिब्बा, बोतल आदि में पानी जमा नहीं होने देना है। खिड़कियों और दरवाज़ों पे जाली लगवाना है। आवश्यकता अनुसार वेक्टर कंट्रोल का उपाय करना चाहिए। मच्छर को भगाने के लिए लोग धुआं छोड़वाते हैं, दवा डलवाते हैं तालाबों में, तो उसका भी यूज करना चाहिए समय समय पे। उपलब्ध रोगों के लिए आनुवंशिक टीकाकरण, मतलब अगर टीका अब प्रेजेंट है तो आपको जाके टीका करवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए ताकि मच्छर ना हो, मच्छर से बीमारी हमें ना हो। उसके बाद अब बुखार के साथ साथ अगर गंभीर लक्षण दिखते हैं तो तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना जांच करवाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अगर हमें मच्छर जैसा मच्छर काटने के सिम्टम आते हैं तो हम बिना ड्रग का यूज किए उसका सिम्टम को कैसे कंट्रोल करें, बीमारी को कैसे ठीक करें। हमको पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए, रोगी को पर्याप्त आराम और नींद लें। पर्याप्त मात्रा में पानी, ORS, इलेक्ट्रॉल या फ्लूइड देके डिहाइड्रेशन से बचाएं, क्योंकि उसमें पसीना भी होता है, बॉडी में पसीना आता है, शॉक भी लग सकता है। इसीलिए हमें हमेशा बॉडी को डिहाइड्रेट रखना है। और प्लेटलेट कम होने लगते हैं तो हमें प्लेटलेट को भी मेंटेन करने के लिए नारियल पानी हो गया, ORS हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया और डिफरेंट टाइप के फ्लूइड आप बना के खा पी सकते हैं। और पौष्टिक आहार लेना है, न्यूट्रिशनल डाइट, हल्का संतुलित पौष्टिक आहार जिसमें सब्जी हो, हरी सब्जियां हो, फल्स हों, फूल्स हों, ठीक है। और ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना यूज नहीं करना है। बुखार की हमेशा देखभाल करना कि बुखार, बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस पर उसके तापमान पे नज़र रखना, हमेशा मॉनिटर करते रहना है, ठीक है।
मच्छर से सुरक्षा, मॉस्किटो नेट यूज करना है, मच्छर भगाने वाला तरीका अपनाना है। ठीक है, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने हैं। विशेष एंडेमिक एरिया में बरसात के मौसम में विशेषकर पूरे फुल कपड़ा पहने फिर बाहर निकलें, और जब भी सोएं मच्छरदानी का यूज करें, और मच्छर भगाने वाला मोर्टीन और क्रीम आपको यूज करना चाहिए। उसके बाद है ब्रीडिंग साइट हटाएं, जहाँ पे आसपास पानी जमा हो उस पानी को हटाएं, और स्वच्छता और हाइजीन को मेंटेन रखें। त्वचा को, घाव को, प्रभावित अंगों को हमेशा साफ सुथरा रखें। कहीं पे कट लगा है, कुछ भी दिक्कत है तो उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन की निगरानी, जब भी मच्छर काटे उसके सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर शरीर से कहीं ब्लीडिंग हो रही है, सीवियर थकान महसूस हो रहा है, रात में ठंडा लग रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, झटका आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल सपोर्टिव केयर लेना चाहिए। अगर गंभीर बीमारी का सिम्टम आ रहा तुरंत आपको हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन, फ्लूइड, न्यूट्रिशन का यूज करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं मॉस्किटो बोर्न डिजीज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दवा का यूज करके हम ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ट्रीटमेंट हमें खुद से कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हमें मलेरिया होता है तो आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन यूज होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में क्लोरोक्यून और प्राइमाक्यून का यूज किया जाता है। डेंगू में पैरासीटामोल फ्लूइड का यूज किया जाता है, मल्टीविटामिन का यूज किया जाता है, और जहाँ तक हो सके दर्द वाले दवाओं से बचना चाहिए। चिकनगुनिया के केस में भी स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है, पैरासीटामोल और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए मल्टीविटामिन यूज करना चाहिए। जापानी इंसेफेलाइटिस में सपोर्टिव स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है, कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जैसे सीजर और अन्य कॉम्प्लिकेशन का मैनेजमेंट करना है। उसके बाद है लिम्फेटिक फिलेरियोसिस, अगर हमें फाइलेरिया होता है तो उस केस में हमें एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन लेना चाहिए। डाईइथाइल कार्बामाजिन और एल्बेंडाजोल इवर्मेक्टिन हम ले सकते हैं सिम्टम के बेस पे। ये हमें हमेशा डॉक्टर सजेस्ट करेगा, डॉक्टर इस प्रिस्क्राइब का, हमें खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। जीका का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा नहीं है, पैरासीटामोल और सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। येलो फीवर में भी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है, हमें इसमें भी सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वेस्ट नाइल फीवर में कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है, सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हमें जब भी मलेरिया, डेंगू या कोई बीमारी होगा तो उस केस में हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर हमें फीवर हो रहा है तो फीवर के केस में पैरासीटामोल यूज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज करना है, डिहाइड्रेशन नहीं रहना है, हमें डिहाइड्रेट नहीं रहना, पानी का यूज़ करना है। मल्टीविटामिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा प्लेटलेट कम है तो उसमें पिस्ते का पत्ता का यूज़, बकरी का दूध का यूज़, और मार्केट में डिफरेंट टाइप के फार्मूलेशन उपलब्ध हैं, उनका हम यूज़ करेंगे डॉक्टर के बताए गए तरीके से। सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना है, हमेशा डॉक्टर का ही हेल्प लेना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।